दोस्तों, अपने घर की एक दुलारी बेटी डॉक्टर बनने का ख्वाब संजोए नीट की तैयारी करने के लिए पटना पहुंचती है। इस बेटी के साथ उसके पूरे परिवार के अरमान भी जुड़े थे, जो उसे सफेद कोट में एक डॉक्टर की हैसियत से देखना चाहते थे। पर एक अनहोनी ने सब कुछ मिटा कर रख दिया। बेटी हॉस्टल के कमरे में बेजान पड़ी मिलती है, फिर मौत के गाल में समा जाती है। पुलिस इसे आत्महत्या बताती है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके शरीर के नाजुक अंगों पर पड़े चोट के निशान उसके साथ कुछ बुरा होने की शंका जाहिर करते हैं। पुलिस अपने कर्तव्य से भागती नजर आती है। लगता है जैसे किसी को बचाने की कोशिश की जा रही हो। पुलिस की इतनी संवेदनहीनता मानवता को पूरी तरह शर्मसार करती नजर आती है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल की ये घटना, जिसने सिर्फ पटना ही नहीं इस समय पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आज हम इसी घटना के उन अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे, जिसे कुछ गंदे हाथ शायद हम सबसे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक फूल सी बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने सभी को सदमे में ला दिया, खासकर उन माँ बाप को जिनकी बेटियां पढ़ाई के मकसद से घर के बाहर रह रही हैं। इस घटना की हकीकत खुलकर ही रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टेप। ये दर्द भरी कहानी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल से शुरू होती है। 6 जनवरी की सुबह हॉस्टल में रोज की तरह सब कुछ तय समय पर चलता है। ब्रेकफास्ट का एक तय वक्त होता है और लंच का भी। लेकिन उस दिन सीमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। सीमा एक काल्पनिक नाम है जो इस कहानी में यूज किया जा रहा है। न वो ब्रेकफास्ट करने आई और ना ही लंच करने के समय दिखाई दी। शुरुआत में स्टाफ ने इसे सामान्य समझा, क्योंकि कई बार छात्राएं देर से उठती हैं। लेकिन जब काफी समय बीत गया और फिर भी सीमा नजर नहीं आई, तो हॉस्टल के स्टाफ को चिंता होने लगी। स्टाफ के लोग उसके कमरे के बाहर पहुंचे और आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। कमरे के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। हालात को देखते हुए स्टाफ ने किसी तरह दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर गए तो देखा सीमा बेहोश पड़ी थी। उसे हिलाकर देखा गया तो उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थीं। उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान भी नजर आ रहे थे। स्थिति गंभीर लग रही थी, इसीलिए बिना समय गवाए सीमा को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और कहा कि इसकी हालत काफी नाजुक है। डॉक्टरों ने सलाह दी कि यहाँ इलाज संभव नहीं है और इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए। इसके बाद सीमा को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। 6 जनवरी को जिस अस्पताल में नेहा को भर्ती कराया गया था, वहां से पुलिस को सूचना दी गई थी। डॉक्टरों ने साफ तौर पर बताया था कि लड़की बेहोश हालत में आई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। यह मामला चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र का था, इसीलिए उसी थाने को जानकारी दी गई। आमतौर पर ऐसे मामले में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो 6 जनवरी को कोई पुलिसकर्मी अस्पताल आया, न 7 जनवरी को और न ही 8 जनवरी को। पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। डॉक्टर लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। 9 जनवरी को इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत अब काफी गंभीर हो चुकी है और बेहतर इलाज के लिए उसे बड़े अस्पताल में ले जाना जरूरी है। इसके बाद नेहा को पटना के मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसी दौरान नेहा के घर वालों को स्थिति की पूरी जानकारी दी गई। बेटी की हालत की खबर मिलते ही उनके माता पिता जहानाबाद से तुरंत पटना पहुंचे। उनके सामने उनकी बेटी बेहोश हालत में थी और उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर घर वालों के मन में कई सवाल उठे और उन्होंने ये महसूस किया कि मामला सामान्य नहीं है। इसके बाद सीमा के माता पिता सीधे चित्रगुप्त नगर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से साफ शब्दों में कहा कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि उनकी लिखित शिकायत दर्ज की जाए और मामले की पूरी पड़ताल की जाए। परिवार का कहना था कि उनकी बेटी के साथ मारपीट हुई हो सकती है और उसके साथ गलत हरकत की कोशिश भी की गई हो सकती है। काफी आग्रह करने के बाद 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में इस मामले की FIR दर्ज की गई। उस समय थाने की प्रभारी अधिकारी रोशनी कुमारी थी, जो एक महिला अधिकारी हैं। FIR दर्ज होने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि अब जांच तेजी से आगे बढ़ेगी और सच्चाई सामने आएगी, लेकिन FIR दर्ज होने के बावजूद आगे कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। पुलिस की तरफ से न तो तुरंत जांच शुरू हुई और न ही परिवार को कोई स्पष्ट जानकारी दी गई, जिससे घर वालों की चिंता और बढ़ती चली गई। 9 जनवरी को जब मामला थोड़ा गंभीर होता दिखा, तब थाने की प्रभारी अधिकारी को यह एहसास हुआ कि अब इस केस को देखा जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो खुद ना तो अस्पताल आई और ना ही हॉस्टल तक पहुंची। जांच के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेजने की बजाय उन्होंने अपने निजी ड्राइवर को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी। ड्राइवर को कहा गया कि वो हॉस्टल जाकर हालात देख कर आए और जरूरी जानकारी ले आए।
ड्राइवर हॉस्टल पहुंचा। वो पुलिस की वर्दी में नहीं था, लेकिन पूछताछ का तरीका पूरी तरह पुलिस जैसा था। उसने हॉस्टल में जाकर सवाल किए, सीसीटीवी कैमरे कहाँ लगे हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है और डीवीआर कहाँ रखा है। इसके बाद वो सीसी फुटेज से जुड़े सामान अपने साथ ले आया। हैरानी की बात ये रही कि ये काम किसी प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ने नहीं किया, बल्कि थाने के निजी ड्राइवर ने किया। ये सब हादसे के करीब 3 दिन बाद हुआ, यानी लगभग 72 घंटे बाद पहली बार उस जगह को देखा गया जिसे इस मामले का अहम स्थान माना जा सकता है। उस 72 घंटे के दौरान उस कमरे और उसके आसपास जगह के साथ क्या हुआ, उसमें किसी तरह की छेड़खानी हुई या नहीं, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। इसी बीच सीमा को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो कोमा में चली गई और इलाज के बावजूद 11 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे समय के दौरान सीमा के माता पिता लगातार पुलिस के चक्कर लगाते रहे। वे हाथ पैर जोड़ते हुए गुहार लगाते रहे कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ है उसकी ठीक से जांच की जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से बार बार टालने का रवैया देखने को मिला। इस मामले को लेकर कुछ छोटी खबरें जरूर सामने आई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आई। 11 जनवरी को नेहा की मौत हो गई। इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को पटना पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सदर थाना क्षेत्र के एएसपी अभिनव ने बुलाई थी। प्रेस के सामने उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। उनका कहना था कि नेहा के कमरे में बड़ी संख्या में नींद की गोलियां बरामद हुई हैं। एएसपी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि सीमा के साथ किसी तरह की जबरदस्ती या गलत हरकत के संकेत नहीं मिले हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि सीमा पहले से बीमार थी और उसे टाइफाइड था। इसी वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई। जब मीडिया ने सवाल किए कि क्या इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी या बाहरी हस्तक्षेप की आशंका है, तो एएसपी ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि भले ही एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन डॉक्टरों की राय के आधार पर ये आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी का ये बयान सुनकर उस समय कई लोग इस बात को सही मानते नजर आए, लेकिन 14 जनवरी को तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस की अब तक की पूरी कहानी पर सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि इस मामले में गलत व्यवहार की संभावना को पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए थे। इसके अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी संघर्ष के संकेत मिलते हैं, जैसे खरोंच और दबाव के निशान। रिपोर्ट में कई तरह की चोटों का जिक्र था जो सामान्य हालत से मेल नहीं खाती थी। ये रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई, क्योंकि इससे पहले एएसपी की तरफ से बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए इस मामले को आत्महत्या बताया जा चुका था। अब मीडिया की ओर से लगातार सवाल पूछे जाने लगे। इसके बाद पटना के एएसपी कार्तिकेय शर्मा सामने आए। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी डॉक्टरों से मिली थी और इसी आधार पर बयान दिया गया था। उनका कहना था कि एक डॉक्टर ने किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग बात सामने आई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से यही कहा गया कि मामला आत्महत्या का ही माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका अब तक कोई साफ जवाब नहीं मिला है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कमरे में बताई गई नींद की गोलियों की इतनी बड़ी संख्या आखिर आई कहां से। आमतौर पर कोई भी डॉक्टर इतनी अधिक गोलियां एक साथ नहीं देता और ना ही कोई मेडिकल स्टोर इतनी मात्रा में आसानी से बेचता है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक है कि अगर गोलियां कमरे से मिली तो क्या वे सच में उसी ने ली थी या बाद में वहां रखी गईं। दूसरा बड़ा सवाल सीमा के शरीर पर मिले चोट और खरोंच के निशानों को लेकर है। अगर ये मामला सिर्फ आत्महत्या का था तो शरीर पर संघर्ष जैसे निशान कैसे आए। ये निशान अपने आप नहीं पड़ते, इनके पीछे कोई वजह जरूर होती है। इसके अलावा सबसे अहम सवाल 5 और 6 जनवरी की रात को लेकर। 5 जनवरी की रात सीमा पूरी तरह सामान्य थी। उसने अपनी माँ से बात भी की थी और किसी तरह की परेशानी होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन अगली सुबह वो बेहोश मिली। इन 8 से 10 घंटों के बीच क्या हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज भी हादसे के करीब 72 घंटे बाद देखा गया, और वो भी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं बल्कि ड्राइवर के जरिए। इतने समय में फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़खानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं जिस हॉस्टल में सीमा रहती थी उस पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही है कि अगर किसी गलत बात का विरोध हुआ हो तो उसके बाद हालात बिगड़े हों। यही सवाल आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 6 जनवरी को अस्पताल की तरफ से सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद 9 जनवरी तक किसी भी तरह की सक्रियता दिखने को नहीं मिली। इतने गंभीर मामले में शुरुआती 3 दिन बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इसी दौरान साक्ष्य सुरक्षित किए जाते हैं। यहाँ न केवल देरी हुई, बल्कि जिस कमरे में सीमा बेहोश मिली थी वहाँ की सफाई भी हो गई। इससे उस जगह से जुड़े अहम तथ्यों के प्रभावित होने की शंका और बढ़ जाती है। मामले के बढ़ते दबाव और सवालों के बीच बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के गठन का फैसला किया।
आमतौर पर ऐसी टीमों से निष्पक्ष और गहन जांच की उम्मीद की जाती है, लेकिन यहाँ भी एक अजीब स्थिति सामने आई। जिस एसआईटी का गठन किया गया है उसमें वही अधिकारी शामिल किए गए जिन्होंने इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से राय रखी थी। एएसपी अभिनव, जिन्होंने पोस्टमार्टम आने से पहले ही इस मामले को आत्महत्या बताया था, उन्हें भी इस जांच की टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा एएसपी कार्तिकेय शर्मा, जो अभी भी इस निष्कर्ष पर कायम नजर आए, वो भी इसी टीम का हिस्सा बनाए गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जिन अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर वही इस मामले की जांच करेंगे तो निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। ऐसे हालात में आने वाली रिपोर्टों को लेकर लोगों के मन में पहले से ही कई आशंकाएं हैं और यही बात इस पूरे मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। जांच से कुछ नई और खास बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एसआईटी जांच ने सीमा मामले का वो काला पर्दा जोर से हटा दिया जो पहले सबको अंधेरे में रखना चाहते थे। हॉस्टल के मुख्य सीसीटीवी कैमरों की हालत देखकर हर कोई चौंक जाएगा। 3rd फ्लोर पर जहां सीमा का कमरा था, कैमरे या तो पूरी तरह खराब पड़े थे या रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई थी। डीवीआर चेक किया गया तो 5-6 जनवरी की रात का फुटेज गायब, सिर्फ कुछ घंटों की क्लिप्स बची, वो भी ब्लर। हॉस्टल मालिक संजय शर्मा ने सफाई दी, तकनीकी खराबी थी, लेकिन एसआईटी को शक हुआ ये सुविधाजनक खराबी लग रही थी। बाहर के कमरों से सिर्फ इतना पता चला कि सीमा 5 जनवरी को 3 बजे हॉस्टल में घुसी। इसके बाद सन्नाटा, अंदर की दुनिया गायब। एक संदिग्ध बाइक वाले का साया, फिर वो वीडियो क्लिप मिला जो सीमा के केस को नया मोड़ दे गया। 5 जनवरी शाम करीब 7 बजे हॉस्टल के बाहर एक बाइक पर 2 संदिग्ध पुरुष रुके, हेलमेट लगाए, चेहरा साफ नजर नहीं आया, बाइक नंबर आधा पड़ा गया। दोनों हॉस्टल के गेट की तरफ झांके, फिर अंदर घुसे। उसके बाद ट्रेस गायब, चेहरा क्लियर न होने से नामो निशान नहीं। सीमा के फोन का खौफनाक राज। सबसे बड़ा धमाका सीमा के फोन से फॉरेंसिक रिकवरी से हुआ। 70% डिलीट व्हाट्सएप चैट्स रिकवर हुए और एक अनजान मैसेज, रात को मत आना, कल मिलेंगे। नेहा ने रिप्लाई किया, नहीं आऊंगी, डर लगता है। इसी नंबर से वॉइस नोट, चुप रहो, कल शाम आना। नेहा ने ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन चैट डिलीट कर दी। नंबर ट्रेस, मनीष रंजन नाम का 28 साल का शख्स, पटना का रहने वाला, पहले हॉस्टल मालिक का ड्राइवर रहा, अब फरार। उसके लोकेशन का डेटा उसी रूट पर मेल खाता मिला, हॉस्टल से 2 किलोमीटर दूर एक लॉज। अभी ये केस जांच के दायरे में है, इसीलिए अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। आने वाला समय बताएगा। इस केस का जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस तरह के मामलों से छात्रों और अभिभावकों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत समझ में आती है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि वे जिस हॉस्टल या पीजी में रहें, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, स्टाफ और आसपास के माहौल को हल्के में न लें। किसी भी असहज स्थिति में डर या परेशानी को अकेले न सहें, बल्कि तुरंत परिवार या भरोसेमंद लोगों से साझा करें। वहीं अभिभावकों के लिए ये सीख है कि बच्चों से नियमित बातचीत रखें, उनकी दिनचर्या, रहने की जगह और मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। सिर्फ फीस भर देना और मान लेना कि सब ठीक है काफी नहीं होता। हॉस्टल का चयन करते समय उसकी साख, नियम और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी लेना जरूरी है। छात्र और माता पिता दोनों के बीच भरोसा और संवाद मजबूत होगा, तभी ऐसी परिस्थितियों में समय रहते खतरों को पहचाना जा सकता है और किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस दर्द भरी घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास सार्थक लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि इस घटना से आपके अपनों को भी सीख मिले, वो भी जागरूक हों और सतर्क रहें, तो इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों से शेयर करें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करके अपने विचार प्रकट करें